बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन चैप्टर नंबर 4 1 मैंने आपको करवा दिया है और हमारा प्लान ये है कि हमने अपने अपकमिंग डेज में चैप्टर 4 कवर करना है। ये बेसिकली इससे पहले हमने जितनी भी बात की वो ओवरऑल टैक्स के बारे में थी, लेकिन अब जो बात शुरू कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इसके हवाले से जो इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स की बात शुरू हुई। इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। किस इनकम पे लगता है? जो इनकम, जो पैसे आपने कमाए हैं उस पे टैक्स लगेगा। इनकम जो कमाई है उस पे टैक्स लगेगा। खर्चे लेस करने के बाद नेट इनकम पे टैक्स लगता है। वो इनकम जो आपने कैलकुलेट की है वो किन असूलों के मुताबिक की हो? अगला सवाल ये है। वो कहते हैं जो इनकम आपने कैलकुलेट की है वो किन असूलों के मुताबिक कैलकुलेट की हो? तो इसका जवाब है कि वो इनकम कैलकुलेट की होगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक। यानी आप इनकम कैलकुलेट करते हैं और वो इनकम आप मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग के असूलों के मुताबिक भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो टैक्स वाले इनकम की बात कर रहे हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कैलकुलेट की होनी चाहिए। अच्छा जनाब, ये दूसरी बात है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि टैक्स ईयर कितने पीरियड की इनकम होनी चाहिए? सर 1 साल की इनकम होनी चाहिए। वो इनकम जिस पे टैक्स लगना है वो 1 साल की इनकम होनी चाहिए। अगला पहलू ये है कि वो साल कब से शुरू होके कब खत्म हो। तो कहते हैं नॉर्मली टैक्स का साल, एक नॉर्मली टैक्स का साल 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून पे ख़त्म होता है। नॉर्मली टैक्स का साल 1 जुलाई पे शुरू होकर 30 जून पर ख़त्म होता है, जिसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाता है। नॉर्मली टैक्स का साल 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून पे ख़त्म होता है, जिसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाता है। क्या इसके अलावा भी कोई पीरियड हो सकता है? उसने कहा हाँ, अगर आपकी इनकम का पैटर्न ऐसा हो कि आप 1 जुलाई से 30 जून तक की इनकम को सही से कैलकुलेट ना कर पाए तो फिर आपको कोई दूसरा पीरियड भी दिया जा सकता है। वो दूसरा पीरियड कौन सा होगा? सर वो दूसरा पीरियड कहलाएगा स्पेशल टैक्स ईयर। और वो उसका जवाब ये कि वो साल है जो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून पर ख़त्म नहीं होगा। स्पेशल टैक्स ईयर वो होता है जो 12 माह का पीरियड हो लेकिन 1 जुलाई से 30 जून तक का पीरियड ना हो, वो स्पेशल टैक्स ईयर होता है। तो सर इसके अलावा कौन सा पीरियड हो सकता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। कोई भी हो सकता है, मिसाल दे रहा हूँ। 1 अक्टूबर से 30 सितंबर हो सकता है। नॉर्मली बैंक्स का पीरियड ये होता है। नॉर्मली बैंक्स जो होते हैं वो जिस पीरियड में अपनी इनकम, जिस पीरियड की इनकम टैक्स वालों को शो करते हैं और उसका टैक्स जमा कराते हैं, वो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर होती है। इसके अलावा बैंक के अलावा क्या है? फॉर एग्जाम्पल शुगर मैन्युफैक्चरर। शुगर मैन्युफैक्चरर्स ये 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक के पीरियड की बात करता है। तो भाई ये कुछ ऐसे पीरियड्स हैं जिसके बारे में एफबीआर ने इजाज़त, कुछ ऐसे इदारे हैं जिनको एफबीआर ने इजाज़त दी है
कि आप नॉर्मल टैक्स ईयर की बजाय स्पेशल टैक्स ईयर में अपनी इनकम, इस पीरियड की इनकम को शो करें और उस पर टैक्स जमा करवाएं। ये इदारे तो पेट हो गए। इसके अलावा कोई बंदा और हो और वो एफबीआर को कहे कि जनाब मुझे नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल कर दो, तो क्या उसको इजाज़त मिल जाएगी? तो इसका जवाब है यस। अगर कोई बंदा कमिश्नर को दरख्वास्त दे, और ये कहे कि मेरा टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल कर दो या स्पेशल से नॉर्मल कर दो, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? तो इसका जवाब है यस, किया जा सकता है। ये दरख्वास्त किसको देनी पड़ेगी? कमिश्नर को देनी पड़ेगी। कमिश्नर इस दरख्वास्त वसूल करने पर देखेगा क्या कोई जेन्युइन नीड है, क्या कोई जेन्युइन, कोई कंपेलिंग नीड है। अगर उसको लगे कि हाँ कोई कंपेलिंग नीड है तो फिर वो इजाज़त दे देगा। वो कह रहा है इजाज़त दे दी उसने और बाद में उसे लगा कि नहीं उन्होंने तो उल्लू बना दिया है या कोई कंपेलिंग नीड थी नहीं, तो इजाज़त देने के बाद भी विथड्रॉ कर सकता है। इजाज़त देने के बाद भी विथड्रॉ कर सकता है। मे विथड्रॉ इफ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर उसे स्पेशल टैक्स रिक्वायर्ड नहीं है तो उसे विथड्रॉ भी कर सकता है। हाँ, अगर कंपेलिंग नीड थी नहीं तो कमिश्नर क्या कर देगा? ना कर देगा। और अगर ना कर दिया तो कमिश्नर का फैसला, ना कर दिया तो हम बोर्ड को, एफबीआर को दरख्वास्त दे देंगे। और अगर बोर्ड ने जो फैसला सुनाया वो फाइनल होगा और वो चैलेंज नहीं होगा। गर्ज स्टोरी शुरू होती है, कोई बंदा नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना चाह रहा है। जब मैं कह रहा हूँ नॉर्मल टैक्स ईयर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो वाला ईयर जो 30 जून पे ख़त्म होता है। और जब मैं कह रहा हूँ स्पेशल टैक्स ईयर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो वाला ईयर जो 30 जून के अलावा किसी और दिन ख़त्म होता है। तो अगर नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पर जाना चाहते हैं तो कमिश्नर को देंगे दरख्वास्त। कमिश्नर दरख्वास्त पर देखिएगा कोई कंपेलिंग नीड है या नहीं। अगर उसे कंपेलिंग नीड महसूस हुई तो वो इजाज़त दे देगा, और इजाज़त देने के बाद भी वो समझता है कि वो रिक्वायर्ड नहीं थी तो विड्रॉ कर देगा। हाँ, कमिश्नर को दरख्वास्त, और कमिश्नर ने कहा कोई कंपेलिंग नीड नहीं है तो कमिश्नर ना कर देगा। अब जिस बंदे को ना हुई है वो किसके पास चला जाएगा? वो बोर्ड के पास जा सकता है और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। लो सर, अगर ये बात भी आपकी समझ में आ गई, थोड़ा सा आगे मैं लेके चलता हूँ आपको, फिर एक ही बार आपको कहूँगा कि रीड करें। लो सर, इसको ख़त्म कर दिया, मैं अब अगली बात करने लगा। सर जी, नॉर्मल टैक्स ईयर था 2022 जो 1 जुलाई 2021 में शुरू हुआ था और 30 जून 2022 में ख़त्म हुआ था। नॉर्मल टैक्स ईयर ये था। जाना कहाँ था? नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में जाना था। कमिश्नर को दरख्वास्त दी, कमिश्नर ने वो दरख्वास्त कबूल कर ली, तो फिर आपने कहा जी मैं तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के पीरियड में जाना चाहता हूँ। अगर कमिश्नर ने अप्रूव कर दी, अगर कमिश्नर ने अप्रूव कर दी तो फिर, अगर कमिश्नर ने अप्रूव कर दी तो फिर हमें स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाना पड़ेगा जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। ये स्पेशल टैक्स ईयर।
नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे बताएं 30 जून 2022 के इमीडिएटली बाद 1 जनवरी कब आ रहा है? सर जी ये आ रहा है बिस्मिल्लाह 1 जनवरी 2023 में आ रहा है। यस और नो? हाँ ना दे करो यार। सर जी 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक आ गया। अब आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ आ गए हो। दरमियान में कुछ पीरियड और है। दरमियान में कौन सा पीरियड है? सर जी कुछ दरमियान में पीरियड रह नहीं गया। सर 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022, ये जो पीरियड है ना 6 माह का, इससे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं। नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पर जाते वक्त दरमियानी पीरियड को ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है और ये 1 साल से कम का पीरियड होता है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है और ये 1 साल से कम का पीरियड होता है। मैंने आपको 4 बातें सिखा दी हैं सर। बात नंबर 1, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? 12 माह का पीरियड है जो 30 जून पे खत्म होता है। बात नंबर 2, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? 12 माह का पीरियड है जो 30 जून पे खत्म नहीं होता। बात नंबर 3, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने का क्या तरीका है? कमिश्नर को दरख्वास्त दें, कमिश्नर कंपेयरिंग नीड देखे, हाँ करे तो बात बन गई, ना करे तो बोर्ड को कहें, बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। बात नंबर 4, अगर कमिश्नर ने हाँ कर दिया, आप नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पर चले गए, तो उसका दरमियानी जो पीरियड होगा नॉर्मल से स्पेशल, नॉर्मल खत्म होने के बाद स्पेशल शुरू होने से पहले या स्पेशल खत्म होने के बाद नॉर्मल शुरू होने से पहले जो दरमियानी पीरियड होगा वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा। सर अब अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो अगली बात है नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाना। अगली बात है सर जी टैक्स ईयर डिनोट किससे करते हैं? अगली बात क्या है? टैक्स ईयर डिनोट किससे करते हैं, यानी शो किससे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 है। 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 है। इसको डिनोट किससे किया जाएगा? इसको डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर 2023 से। इसको डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर 2023 से। आप जरा एक बात समझिए, 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 है, इसको डिनोट टैक्स ईयर 2023 से किया जाएगा। इसको ऐसे कहते हो कि नॉर्मल टैक्स ईयर को डिनोट किया जाता है उस साल से जिस साल वो ख़त्म होता है। नॉर्मल टैक्स ईयर को डिनोट किया जाता है उस साल से जिस साल वो ख़त्म होता है। ये साल ख़त्म हुआ 30 जून 2023 से, तो इसको डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर 2023। अब अगली बात पे आ जाओ। और अगर स्पेशल टैक्स ईयर है, अगर स्पेशल टैक्स ईयर है, अगर स्पेशल टैक्स ईयर है तो आपको देखना पड़ेगा। स्पेशल टैक्स ईयर है तो आपको देखना पड़ेगा
कि इसको डिनोट किससे करना है। कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे डेट ऑफ ईयर एंड, फिर उसके बाद देखेंगे मंथ्स ऑफ ईयर एंड। अगर ये मंथ 1 से 6 होगा तो उसे सेम टैक्स ईयर से डोनेट करेंगे, और अगर ये 7 से 12 होगा तो उसे टैक्स ईयर +1 से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, 1 जनवरी 2021 से टैक्स ईयर शुरू हुआ 31 दिसंबर 2021 तक। तो सबसे पहले क्या देखना है? डेट, वो देख ली। उसके बाद क्या देखना है? मंथ। 1 से 6 है या 7 से 12 है? तो फिर इसको डिनोट करेंगे टैक्स ईयर +1, यानी टैक्स ईयर 2021 +1 2022। और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? इसको डिनोट उस साल से करेंगे। अगर पहले 6 माह में साल ख़त्म हुआ है तो सेम से, और अगले 6 माह में ख़त्म हुआ है तो +1 से डिनोट करेंगे। आप लोग, अब अगला स्टेप ये है कि आप लोग एक बार टेक्स्ट रीड कर लीजिए। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 माह का होता है, 30 जून पे ख़त्म होता है। स्पेशल टैक्स ईयर 12 माह का होता है लेकिन 30 जून के अलावा किसी और पीरियड पर ख़त्म होता है। और सच इनकम ईयर और पीरियड शैल बी द पर्सन स्पेशल टैक्स ईयर एंड शैल बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर relevant to normal tax year in which the closing date of the special tax year falls. The board has authority to prescribe any special tax year in respect of any particular class of taxpayer. Why such income year or period shall be that person's special tax year and shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year in which the closing date of special tax year falls. The board has authority to prescribe any special tax year in respect of particular class of taxpayer. बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि वो प्रिस्क्राइब करे स्पेशल टैक्स ईयर को in respect of any particular class of taxpayer. जी, क्लास ऑफ पर्सन्स और स्पेशल टैक्स। बोर्ड के पास अथॉरिटी है किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए कोई भी टैक्स ईयर कर ले। सर आपको पता है पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन में क्या फर्क होता है? अलाइड बैंक एक पर्सन है, ऑल बैंकिंग कंपनीज इन पाकिस्तान ये क्लास ऑफ पर्सन। सीए एसबीआई एक पर्सन है, ऑल सीए इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान ये क्लास। सर जी समझ आ रही है? बोर्ड के पास अथॉरिटी है किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को कह दे कि आपका टैक्स ईयर ये होगा तो फिर उसका टैक्स ईयर वही होगा। सर उसको डिनोट किससे किया जाएगा? जिस साल वो खत्म हो रहा है। स्पेशल टैक्स ईयर जब खत्म हो रहा है वो जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में खत्म हो रहा है उसको उससे डिनोट किया जाएगा। मैंने आपको इसका शॉर्टकट बता दिया। वो शॉर्टकट क्या है? उसकी डेट देख लो, उसका मंथ देख लो। अगर 1 से 6 है तो सेम, 7 से 12 है तो +1। सर जी ये क्लास ऑफ पर्सन्स के ईयर एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर उसके बाद ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल के दरमियानी पीरियड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है। और फिर उसके बाद चेंज ऑफ टैक्स ईयर की स्टोरी सुना दी। चेंज ऑफ टैक्स ईयर में ये मैंने सारी बात आपको स्केच कर दी। आपके पास 5 मिनट हैं, डिटेल से इसको रीड कीजिए, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। लो जी सर जी अगर आप ये सारी बातें समझ गए तो अब आ जाएं, मैं थोड़ी आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। अभी पता चल जाता है कि आपको कितना समझ आया। सर जी E1 देखिएगा 1/7/2019 से 30/6/2020 चाहे नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर है या ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है? ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। ट्रांजिशनल तो 12 माह का हो ही नहीं सकता ना, तो नॉर्मल है। दूसरा मुझे बताइए डिनोट किससे किया जाएगा?
सर जी नॉर्मल टैक्स ईयर तो जब खत्म होता है उसी से डिनोट करते हैं, ये वाली बात रखनी है, ये रख लें तो स्टैंडर्ड रूल तो बता दिए 1 से 6 या 7 से 12। अगर ये 1 से 6 है तो ये टैक्स ईयर 2020 होगा। आगे चलते हैं, 1/9/2019 से 31/8/2020। सबसे पहले बताइए नॉर्मल है, स्पेशल है या ट्रांजिशनल है? स्पेशल है। खत्म कब होगा? डिनोट किससे किया जाएगा? सर डेट देखी, मंथ देखा और फिर डिनोट कर दिया, ये 7 से 12 है तो टैक्स ईयर 2021। सर E2 पे आ जाइए। डिटरमिन द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड मेंशन बिलो। 1/9/2021 से 31/8/2022 तक मुझे बताइए ये नॉर्मल है, स्पेशल है या ट्रांजिशन? स्पेशल है। डिनोट किससे करेंगे? सर ईयर एंड देखा, मंथ देखा, +1 कर देंगे। सर समझ आ रही है? यानी टैक्स ईयर 2023। सर 1/1/2022 से 31/12/2022 स्पेशल टैक्स ईयर। डिनोट किससे करेंगे? टैक्स ईयर 2023। शाबाश। लो सर सी बताइएगा, 1/4/2022 से 31/3/2023 स्पेशल टैक्स ईयर है। डिनोट किससे करेंगे? 24 से 23 से। शाबाश। सर जी ये 1 से 6 है तो सेम। सर जी 1/5/2022 से 30/7/2023 जी स्पेशल टैक्स ईयर। डिनोट किससे करेंगे? 2023 से। शाबाश। 1/7/2022 से 30/6/2023 जी नॉर्मल है, स्पेशल? नॉर्मल है। डिनोट किससे करेंगे? और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? ये टोटल क्वेश्चन है आपके पास, आपकी किताब में जो E1 है और E2 है, जल्दी से आप वो कीजिए। 2 मिनट आपके पास हैं, यहाँ पढ़ के यहीं तैयार करके जाना है आगे इंशाल्लाह। 2 मिनट आपके पास हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अगला एरिया शुरू कराता हूँ। हमने ये वाला एरिया कर लिया। आ जाए सर जी अगले यूनिट पे। मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये सब करा दिया। अब जो अगली बात आपको बताने लगा वो है इनकम की डेफिनेशन। इनकम की डेफिनेशन एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम इंक्लूड्स। याद रखिएगा जब भी डेफिनेशन पढ़ेंगे कोई भी तो उसके अंदर यहाँ लफ्ज़ इंक्लूड होगा, यहाँ लफ्ज़ मीन्स होगा। इंक्लूड का मतलब होता है नीचे दी हुई लिस्ट में ये चारों चीज़ें शामिल हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ होगी तो वो भी शामिल होगी। लेकिन अगर डेफिनेशन में लफ्ज़ मीन्स लिखा होता है तो उसका मतलब होता है ये 4 चीज़ें और 5वीं कोई चीज़ नहीं हो सकती। लो सर, इनकम इंक्लूड्स अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सर जी इनकम में क्या शामिल है? एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वो अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। दूसरा, अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन या डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर FTR। वो अमाउंट जिस पर टैक्स लगना है वो इनकम है, वो अमाउंट जिस पे टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट होना है वो इनकम है। सर ये क्या होता है? सुनिए, मुझे SBI वाले सैलरी देते हैं, सैलरी देते वक्त टैक्स काट के सैलरी देते हैं। ये जो टैक्स काट के सैलरी देते हैं ना, ये जो टैक्स काट के सैलरी देते हैं ये डिडक्शन ऑफ टैक्स होती है। मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूं कि जब मैंने किसी से पैसे वसूल करने होते हैं और वो मुझे टैक्स काट के पैसे देता है तो उसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। मैंने 87 रुपये का लोड कराना है तो मैं कितने पैसे दूंगा तो 87 रुपये का लोड मेरे अकाउंट में आएगा? 100 रुपये का। सवाल ये पैदा होता है
कि मैंने 87 की चीज लेनी है और मैं 100 रुपए दे रहा हूं, क्यों? बाकी टैक्स है। तो जो बंदा मुझसे पैसे ले रहा है वो क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है टैक्स को। टैक्स को क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। जब मैंने पेमेंट करनी थी और टैक्स के पैसे शामिल करके पेमेंट की, इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स। जब मैंने पैसे वसूल करने थे और टैक्स कट के मुझे पैसे मिले, इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? डिडक्शन ऑफ टैक्स। मैंने जब बिजली का बिल जमा करवाना था, मैंने बिजली के बिल को गौर से देखा, उसमें लिखा हुआ था टैक्स। तो मैंने बिजली के बिल को जमा कराते वक्त साथ टैक्स भी जमा कराया। दिस इज कलेक्शन ऑफ टैक्स। मुझे किसी ने पेमेंट करनी थी और टैक्स काट के पेमेंट की, इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? कलेक्शन होता है जब मैंने पैसे देने थे, टैक्स साथ देकर फिर पैसे दिए, कलेक्शन ऑफ टैक्स। डिडक्शन ऑफ टैक्स होता है टैक्स कट कर मिलना। तो भाई अगर किसी चीज पर टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट हो रहा है तो वो भी इनकम है। कुछ चीजें सच्ची मुची में इनकम नहीं होती, लेकिन टैक्स वाले उसको इनकम ट्रीट करते हैं। एसबीआई वालों ने मुझे गाड़ी दी हुई है, ये कोई इनकम है? मैं आज नौकरी छोड़ूंगा, गाड़ी वापस ले लेंगे। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि ये जो गाड़ी अली इमरान को मिली हुई है ये इनकम है, और टैक्स वाले उसको इनकम ट्रीट करते हैं। या मेरी बात पिक करें, इसको कहते हैं ट्रीटेड एज इनकम। और चौथा आ गया लॉस ऑफ इनकम। लॉस ऑफ इनकम, इनकम में कमी। एक होता है लॉस आ जाना, वो लॉस की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है इनकम में कमी का हो जाना, उसको भी बाज़ औक़ात इनकम ट्रीट किया जाता है। तो भाई ये चार चीजें इनकम की डेफिनेशन में आती है। कोई भी अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स है, कोई भी अमाउंट जिस पर टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट होता है, कोई भी अमाउंट जो ट्रीटेड एज इनकम है, और लॉस ऑफ इनकम। सर हेड्स ऑफ इनकम की बात करूं, हेड्स ऑफ इनकम की बात करूं तो कौन कौन से हेड्स होते हैं? 5 हेड्स हैं, चैप्टर 1 में भी एक बार आ चुके हैं। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। जी ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। सर उसने लिखा है किसी भी हेड ऑफ इनकम के सामने जो अमाउंट लिखी जाती है वो पता है कैसे आती है? उस हेड ऑफ इनकम से जितने पैसे कमाए माइनस उस हेड ऑफ इनकम में जितने पैसे खर्च किए, जो बकाया बच जाएगा वो उस हेड ऑफ इनकम के सामने लिखा जाएगा। सर जी इनकम फ्रॉम बिजनेस में था 100 रुपये लिखा हुआ था उसके सामने, ये 100 रुपया पता है कैसे आया है? सर जी 180 रुपये की सेल हुई, 80 रुपये का एक्सपेंस आया, बकाया 100 बचा, तो भाई जितने पैसे कमाए माइनस जितने खर्च हुए थे माइनस कर दिए, जो बकाया बचे वो हेड ऑफ इनकम के सामने आएंगे, वो हेड ऑफ इनकम के सामने आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सेल थी 100 रुपये की और एक्सपेंस था 120 रुपये का, तो 20 का क्या आ गया? लॉस आ गया। तो हम फिर इसको लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के सामने 20 का लॉस। तो ऐसा भी हो सकता है कि 20 का लॉस आ जाए। सर जी हेड्स ऑफ इनकम में ये 2 बातें थी। जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, 2 मिनट आपके पास। सर जी एक स्टूडेंट ने पूछा लॉस ऑफ इनकम क्या होता है? मैं इस बात को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देने लगा कि सर मेरे पास एक मकान है जो मैंने किराए पर देना था,
मेरा दोस्त ने मुझे कहा कि आप मुझे किराए पर दे दो, मैंने उसको 80,000 रुपये किराए पर दे दिया, जबकि उसका मार्केट रेंट क्या था, फेयर मार्केट रेंट, मार्केट में वो कितने का चलना था, 1 लाख का चलना था। 80,000 रुपये किराए पर दे दिया, जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू 1 लाख थी। अब मुझे असल में इनकम कितनी वसूल हुई, 80,000। टैक्स वाले कहते हैं, टैक्स वाले कहते हैं ये जो तुमने 20 रुपए की लॉस ऑफ इनकम की है, ये 20,000 रुपए की जो लॉस ऑफ इनकम की है, हम इसको भी इनकम ट्रीट करेंगे और तुम 1 लाख पे टैक्स अदा कर रहे होगा। तो ये लॉस ऑफ इनकम को भी टैक्स वाले क्या ट्रीट करेंगे, इनकम ट्रीट करेंगे। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ इनकम। भाई ने कहा ये बता दें, तो मैंने बता दिया। जी भाई, टोटल इनकम की बात करें तो वो कहता है टोटल इनकम में 2 ही चीजें हैं, एक इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स, एक वो जिस पे टैक्स लगना है, और एक वो जिस पे टैक्स नहीं लगना। सर जिस पे टैक्स लगना है उसको इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स कह दिया मैंने समझाने के लिए, और जिस इनकम पे टैक्स नहीं लगता उसको एग्जेम्प्ट इनकम कहते हैं। तो भाई वो इनकम जिस पे टैक्स लगना है इंक्लूडिंग ऑल हेड ऑफ इनकम, प्लस वो इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगना यानी एग्जेम्प्ट इनकम। अब आ गई अगली बात, सर जी टोटल इनकम मैंने आपको पढ़ा दी कि उसमें 2 ही चीजें हैं, एक वो इनकम जिस पे टैक्स लगना है और एक वो इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगना। अगला स्टेप आ गया टैक्सेबल इनकम। सर जी टैक्सेबल इनकम क्या है, वो इनकम जिस पे टैक्स लगना है उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर देंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब ये डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है, सर मैंने आपको जब पहला चैप्टर पढ़ाया है 2 दिन पहले, तो मैंने बताया है कल और परसों में कि जनाब टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जो टैक्स को कम करता है, ऐसे ही बताया ना। सर जी आप अगली बात सुन लो, डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है, जो इनकम को कम करता है, टोटल इनकम को कम करता है। डिडक्टेबल अलाउंस वो है जो इनकम को कम करे। याद रखना अगर आपकी लायबिलिटी या टैक्स कम हुआ तो भी आपका टैक्स बचेगा और आपको टैक्स कम अदा करना पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम कम हो गई तो भी आपका टैक्स बचेगा और आपको टैक्स कम अदा करना पड़ेगा। सर समझ आ रही है, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से टैक्स पेयर को फायदा होता है। वो असल में क्या है, ये रहा है कि टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट, टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर दें तो ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट में डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर दें तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब ये डिडक्टेबल अलाउंस कौन से होते हैं, सर ये 4 होते हैं। सबसे पहला ज़कात, दूसरा वर्कर वेलफेयर फंड, तीसरा वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, चौथा एजुकेशनल एक्सपेंस। ये 4 चीजें, ज़कात, WWF, WPPF, एजुकेशनल एक्सपेंस। लो सर जी
अब हम पहले इन चारों को पढ़ लेते हैं। सर बात नंबर 1, जो ज़कात आपने पे की है वो एज डिडक्टेबल अलाउंस इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी, शर्त यह है कि आपने वो ज़कात नुशर ऑर्डिनेंस के तहत पे की हो। सर एक कानून है जिसके तहत पे की हो। एक बंदा है, उसने अपने गरीब रिश्तेदारों को पैसे दे दिए, ज़कात दे दी, तो क्या इनकम में से माइनस होगी? नो। सर ज़कात नुशर ऑर्डिनेंस के तहत वो देगा, उन मुंतखब इदारों में देगा तो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी, पहली बात। सर दूसरी बात, अगर ज़कात किसी हेड ऑफ इनकम में से ऑलरेडी माइनस हो चुकी है तो वो ज़कात फिर डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगी। उसने मिसाल दी है कि अगर ज़कात प्रॉफिट ऑन डेट में से माइनस हो चुकी है, ये देखो प्रॉफिट ऑन डेट था 100 रुपए का, 20 रुपए की ज़कात लेस हो चुकी है, तो अगर ज़कात प्रॉफिट ऑन डेट में से माइनस हो गई है और तो फिर यही 20 दोबारा टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगा। वो ये बात समझा रहा है कि अगर ज़कात प्रॉफिट ऑन डेट से माइनस हो गई है तो वो दोबारा माइनस, अगर ज़कात प्रॉफिट ऑन डेट में से माइनस हो गई है तो वो दोबारा टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगी। Where the amount of zakat is more than total income, the excess amount shall be refunded or carried forward. वो कहता है अगर ज़कात टोटल इनकम से ज़्यादा है, अगर अमाउंट ऑफ ज़कात जो है वो, एक बंदे की इनकम 4 लाख है, उसने ज़कात 4.5 लाख दे दी है, अब ये जो 50,000 रुपये ऊपर दे दिए इसका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, खामोशी है। वो कहता है भाई आपकी इनकम 100 रुपये थी, अगर आपने ज़कात 120 दे दी है, ये जो इजाफी 20 दे दिया है इसका ना कोई रिफंड मिलेगा ना कैरिड फॉरवर्ड होगा। कैरिड फॉरवर्ड का क्या मतलब है? सर अगले साल इनकम 500 रुपये थी, ये पिछले साल का 20 एडजस्ट होगा, द आंसर इज नो। और सर समझ आ रही है? तो भाई ये 20 एडजस्ट नहीं होगा। सर ज़कात ना रिफंड होगी, ना पैसे मिलेंगे, ना एडजस्टमेंट मिलेगी अगले सालों में। सर वर्कर वेलफेयर फंड का भी कानून है, वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 के तहत अगर आपने कोई पैसे दिए वर्कर्स की बहबूद के लिए, फलाह के लिए, फ़ायदे के लिए, लोअर तबके के फ़ायदे के लिए आपने कोई पैसे दिए, तो टैक्स वाले कहते हैं ये तो बहुत अच्छा काम है, हम आपको इजाज़त देंगे कि वो आप टोटल इनकम में से माइनस कर दें। अगर वो आप टोटल इनकम में से माइनस करेंगे तो ज़ाहिरी बात है उससे इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम हो जाएगा। A person shall be entitled to deductible allowance for the amount of any worker welfare fund paid by the person in a tax year under Worker Welfare Fund Ordinance 1970। हाँ, अगर वो कहता है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांस प्रोविजनल है, बैनु सूबा है, ज्यादा सूबों पर है, और आप वर्कर वेलफेयर फंड किसी सूबे को दे देते हैं तो वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। यानी अगर आपने वो अमाउंट किसी सूबे को पे कर दिए, किसने? कोई ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये भी आपने अपने वर्कर्स को क्या किया है? मोटिवेट किया, उन्हें कहा जितना मुनाफा होगा उसमें से आपको परसेंटेज दूंगा। तो भैया अगर आप ये वाली अनाउंसमेंट करेंगे और वर्कर्स को मुनाफे में हिस्सा देंगे तो जितनी पैसे भी आप उनको देंगे वो एज डिडक्शन टोटल इनकम में से माइनस होगा, उसको डिडक्टेबल अलाउंस होगा, माइनस करने की इजाजत होगी। अलबत्ता यहां पर भी वही वाली लाइन लिखी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बैनो सूबा हो और वो किसी सूबे को वर्कर वेलफेयर फंड की अमाउंट दे दे तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। ये वर्किंग नंबर 3 थी। अब आ गया हमारा चौथा
और आखिरी डिडक्टेबल अलाउंस जो है एजुकेशनल एक्सपेंस। सर एजुकेशनल एक्सपेंस क्या होता है? कोई बंदा जिसके बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं वो उनके बच्चों को पढ़ाने पर खर्चा करता है तो वो टोटल इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी, लेकिन इसकी कुछ शराइत है और स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये इंडिविजुअल के लिए है। दूसरा, उस बंदे की इनकम कितनी होनी चाहिए? 15 लाख से कम होनी चाहिए। हर वो बंदा जिसकी इनकम 15 लाख से कम है और उसके बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा कितना? 5% ऑफ द ट्यूशन फी। ट्यूशन जितनी फीस अदा कर रहा है उसका 5%, या उसकी अपनी टैक्सेबल इनकम का 25%, या 60,000 पर बच्चा, विच एवर इज लोअर। यहां पर 2-3 पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं। वो बंदा जिसकी इनकम 15 लाख से कम है उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा जितनी उसने अपने बच्चे को पढ़ा रहा है उसके हवाले से, जितनी फीस दी है उसका 5%, या टैक्सेबल इनकम का 25%, या 60,000 इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं डिटेल में समझने वाली हैं। पहली बात है कि इसने सिर्फ ट्यूशन फी की बात की है। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी फंड भी है, रजिस्ट्रेशन भी है और सारी चीज़ें भी हैं, उस पर नहीं, सिर्फ ट्यूशन फी का 5%। पहली तो बात ये समझे। दूसरा, टैक्सेबल इनकम का 25%। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, सर जी टैक्सेबल इनकम तो ज़कात, WWF, WPPF, एजुकेशनल एक्सपेंस माइनस करने के बाद निकलनी थी। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? तो यहां पर जब हम एजुकेशनल एक्सपेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे? उन्होंने कहा एजुकेशनल एक्सपेंस के अलावा बाकी तीनों लेस करके जो अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल इनकम तस्वुर की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एजुकेशनल एक्सपेंस। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एजुकेशनल एक्सपेंस 60,000 इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इन तीनों में से जो लोअर होगा उसको लिया जाएगा। एक बंदा है मिस्टर ए, इसकी टोटल इनकम थी 15,30,000। इसने ज़कात पे की है 50,000। अच्छा जी, मिस्टर ए, इसकी टोटल इनकम थी 15,30,000। इसने ज़कात पे की है 50,000 रुपये की। इसके 2 बच्चे हैं, ए और बी, और ए की फ़ी है 1 लाख सालाना और बी की फ़ी है 2 लाख सालाना। वो कहता है आप बताइए क्या इससे डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? नहीं मिलेगा। शाबाश, क्या मिलेगा? स्टेप नंबर 1, क्या ये इंडिविजुअल है? यस। स्टेप नंबर 2, इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? सर जी इसकी टैक्सेबल इनकम 14,80,000। सर जी टैक्सेबल इनकम जब कैलकुलेट करनी है तो ज़कात लेस करने के बाद करनी है ना, तो ये 15 लाख से कम है। यस, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अब वो कहता है डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। कितना? 5% ऑफ ट्यूशन फी। सर जी ये 3 लाख ट्यूशन फी थी, इसका 5% दीजिएगा, 15,000। 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम 14,80,000 का 25% दीजिएगा, 3,70,000। 60,000 इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन जी, 60,000, 2 बच्चे हैं, 120। इसमें से लोअर कौन सा है? तो भैया 15,000 एज डिडक्शन अलाउ।
15,000 एज डिडक्शन अलाउ। सर जी ये एजुकेशनल एक्सपेंस के हवाले से बात। जी अब अगर आप यहां तक आ गए तो आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं कि आप एक बार आप ये सारे डिडक्टेबल अलाउंसेस और ये हेड्स ऑफ इनकम वाली बात तो पढ़ लिया आपने, ये मैंने आपको पढ़ा दी है। टोटल इनकम से आपने पढ़ना शुरू करना है और आपने कहां तक रीड करना है, सारे डिडक्टेबल अलाउंसेस रीड करने हैं। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं जी। ये दो बातें आपके साथ मजीद डिस्कस करना चाह रहा हूं। स्टूडेंट ने पूछा और राइटली पूछा। इससे पहले ये कि विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है, जो टैक्स डिडक्ट होता है उसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। एसबीआई वालों ने मुझे सैलरी दी, टैक्स काट के दी, ये जो टैक्स काटा इसको कहते हैं टैक्स को विद होल्ड करना। विद होल्ड असल में उसका उर्दू जुबान में मतलब होता है रोकना। मेरा बनता लाख है, इन्होंने 10,000 रुपए का टैक्स रोक के मुझे 90,000 रुपया दे दी, ऐसा ही है ना। ये जो 10,000 का टैक्स रोका है, डिडक्ट किया है या विद होल्ड किया है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। अच्छा अब बात सुनो वो क्या कह रहा है। अलाउंसेस शैल बी अलाउड। अच्छा ये अलाउंस मिलेगा माँ या बाप जो बच्चे की फीस जमा कराएगा उसको मिलेगा, जब पेमेंट करेगा उस वक्त मिलेगा। इस बात में तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। अगली बात है थोड़ी ट्रिकी, अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती। अच्छा वो कहते हैं कि जब किसी बंदे की सैलरी से टैक्स काटा जा रहा होगा तो इस पहलू को कंसीडर नहीं किया जाएगा कि इसके बच्चे के एजुकेशन ले रहे हैं और इसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलना है। जब टैक्स पर, जब सैलरी देते वक्त टैक्स डिडक्ट किया जा रहा होगा, विद होल्ड किया जा रहा होगा, तो एजुकेशनल एक्सपेंस के डिडक्टेबल अलाउंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अलाउंसेस शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ विद होल्डिंग टैक्स। जब टैक्स विद होल्ड कर रहे थे तो इन अलाउंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। किन की क्या विद होल्ड करते? टैक्स। कौन सा टैक्स? जो इनकम पर लग रहा है। किसकी इनकम पर? जो सैलरीड पर्सन है। सैलरीड पर्सन की इनकम पर जो टैक्स कट रहा था वो काटते वक्त इस पहलू को कंसीडर नहीं करेंगे कि इसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलना था, एजुकेशनल एक्सपेंस। और सर जी मेरी बात पे कर गए हो? लो सर जी। और विद होल्डिंग टैक्स, जब भी इनकम कहते हैं तो उसमें विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटा होता, वो ओरिजिनल पूरी फिगर होती है। जैसे मुझसे को पूछेगा तो मैं कहूँगा मेरी सैलरी 1 लाख है, जबकि मिलते 90,000 है, 10,000 टैक्स कटने के बाद। फिर समझ आ रही है ये बात? चलूँ आगे? आगे आपको मैंने एक बड़ी मज़े की चीज़ पढ़ानी है, कनेक्ट कर रहा हूँ आपको। आ जाओ भाई। जी अब तक आपको क्या बता चुका? अब तक मैंने बताया सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। इन सारों को जमा करोगे, उसमें से लेस करोगे डिडक्टेबल अलाउंस, तो क्या निकलेगा? यहां तक आ गए हो ना मेरे साथ? अब अगला पहलू देखो, टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये हमारा अभी का टारगेट है। एक छोटी सी गलती है इसमें, मैं सिर्फ कैपिटल के साथ गेन लिख दूं, एन। चलो
आ जाओ सर जी, अगला एरिया है, छोटा सा एरिया है हमारा। ये असल में आपने ये वाली बात आपके यूनिट नंबर 6 में लिखी हुई है, यूनिट नंबर 6 में लिखी हुई है। आपको बताता चलूं, टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी का सफर हम करने लगे। सर जी, सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि जो टैक्सेबल इनकम है वो है किसकी। इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी पार्टनरशिप भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है। इंडिविजुअल स्टेप 2 में देखना होता है ये इंडिविजुअल सैलरीड है या नॉन सैलरीड। इसका क्या मतलब? सर जी, इंडिविजुअल सैलरीड भी हो सकता है और नॉन सैलरीड भी हो सकता है। सर, सैलरीड कौन होता है और नॉन सैलरीड कौन होता है? तो इसका जवाब है हर वो बंदा जिसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन 75% है, तो ऐसे बंदे को सैलरीड पर्सन कहते हैं। मिसाल लीजिए, सर एक बंदा है, उसकी सैलरी इनकम है 8 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस है 2 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 50,000, ज़कात है 80,000। आप मुझे बताइए ये बंदा सैलरीड है या नॉन सैलरीड है? सबसे पहले हम इसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। कितनी हो गई? 10,50,000। उसके बाद क्या लेस करेंगे? ज़कात। तो आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। जी बताइएगा जी, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 9 लाख 9,70,000। अब जब ये आपकी आ गई तो अब आपने क्या करना है? इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी थी? 8 लाख। टैक्सेबल इनकम कितनी है बताइए जरा? ये आ रहा है 82.4%। सर जी, 75% से ज्यादा है, इस पर्सन को सैलरीड पर्सन कहा जाएगा। सर जी, क्या आप मेरी बात पिक कर गए? यस और नो? इस पर्सन को सैलरीड पर्सन कहा जाएगा। इस पर्सन को सैलरीड पर्सन कहा जाएगा। अब आ जाइए आगे। सर, हम सैलरीड नॉन सैलरीड के झंझट में पड़ क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब है क्योंकि सैलरीड का रेट और होता है और नॉन सैलरीड का रेट और होता है। तो सर, सैलरीड का तो पता चल गया, इनकम अंडर दैट सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम अगर 75% से ज्यादा हो तो सैलरीड है। तो फिर नॉन सैलरीड कौन है? जो ये ना हो, जिसकी इनकम लेस देन 75% हो, इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम लेस देन 75% हो, वो नॉन सैलरीड होगा। यस और नो? एक सवाल आपसे पूछूं, जिसकी पूरी 75% हो। सर जी, उसने लिखा हुआ है मोर देन। जिसकी पूरी 75% इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम एग्जैक्टली 75% हुई, वो भी नॉन सैलरीड होगा। 75% से ज्यादा। पिक करके गेम। चलो जी, इंडिविजुअल एओपी कंपनी देखा, सैलरीड नॉन सैलरीड देखा, और तीसरा स्टेप है रेट अप्लाई कर दो। सर जी, रेट के लिए टेबल होता है, टेबल पेपर में गिवन होगा, टेबल पेपर में गिवन होगा। आ जाओ सर जी, एक सैलरीड का टेबल है, एक नॉन सैलरीड का टेबल है। एक सैलरीड का टेबल है,
एक नॉन सैलरीड का टेबल है। पहले आपके पास किताब में सफ़ा नंबर 51 है। आपके पास किताब में सजी किताब नहीं ले लें वरना हर वक्त ढूंढते ही रहेंगे। सफ़ा नंबर 51 है आपके पास किताब में। हम 12 से 24, 24 से 36, 36 से 60 और 60 लाख से ज़्यादा सैलरीड बंदे की बात कर रहा हूँ। आपके पास फॉर एग्जांपल इनकम आ रही है 27,55,520। एक बंदे की टैक्सेबल इनकम आ गई जो सैलरीड है, तो पता है क्या करना है? आपने सबसे पहले ये 27,55 इन स्लैब्स में ढूंढना है किस स्लैब में फॉल करेगा। मुझे बताते हैं ये किस स्लैब नंबर में फॉल करेगा? सर जी 6 लाख तक 6 से 12, 12 से 24, 24 से 36, शाबाश। ये फॉल करेगा 27,55,520। अब आपने पढ़ा इस पर टैक्स कितना लगेगा? 1,65,000। 24 लाख पर टैक्स बन रहा है 1,65,000 और 24 लाख से ऊपर पे टैक्स बनेगा 22.5%। अब मैं पता है क्या किया करूंगा? मैं कैलकुलेटर पे लिखूंगा 27,55,520 और उसमें से माइनस करूंगा 24 लाख। 24 लाख मैं इसलिए माइनस कर रहा हूं क्योंकि 24 लाख पे 1,65,000 टैक्स लगना है, वो तो मैं लिख ही रहा हूं। 27,55,520 माइनस 24 लाख, इसका कितने परसेंट? 22.5%। जी कैलकुलेट करके बताइए। 2,44,931। प्लीज भाई यार कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसके पास कैलकुलेटर ना हो। सबसे पहले तो आपको जेब हाथ जो है वो जेब से बाहर निकालने पड़ेंगे, फिर कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। जी 2,44,992। प्लीज 31 आ रहा है, 92 आ रहा है यार। अगली एक अमाउंट बताऊं, 55,40,244। स्टेप नंबर 1 आपने देखना होता है इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है। स्टेप नंबर 2 आपने ये देखना होता है सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। हम एज्यूम करते हैं ये सैलरीड है, तो हम इस टेबल पे आ गए। सर सबसे पहले 55,40,244 देखेंगे किस स्लैब नंबर कौन सा है जहां पर फॉल कर रहा है। शाबाश 5 नंबर। यहां पर लिख दूं 55,40,244। जब यहां पर ये लिख दिया, अब जरा इस पर वर्किंग करो। उसने कहा है 4,35,000 तो आना ही आना है। 55,40,244 में से 36 लाख माइनस कर दो, चूंकि 36 लाख पे टैक्स 4,35,000 बन रहा है। 55,40,244 माइनस 36 लाख का 27.5%। जी
96856। और मुश्किल तो नहीं लग रहा, और समझ आ रहा है भाईजान? एट वन टू फाइव जीरो ट्रिपल जीरो। एक जीरो ज्यादा हो गया यार, 1 मिनट है ना। ये अब आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा। 812500। सर ये आप करेंगे, अब मैं नहीं करूंगा। जी 18 लाख है। 1838750। जी भाई यार मैं फिर बता रहा हूं सर, आप लोग ना असल में अक्सर बच्चों ने सिर्फ कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है, कॉपी पे करें ना साथ तो फिर बंदा चेक करे आगे। लो सर ये मैं करवा रहा हूं, लेकिन अगला आपको कॉपी पे करके चेक कराना होगा। सर जी 812500 था, तो भाई 812500 आ गए स्लैब 6 में। 81250000। एक सिफर ज्यादा हो गया। अच्छा तो भाई अब क्या हुआ, 1095000 तो लिखा, प्लस 812500 माइनस 6 मिलियन का। जी भाई 1838750। मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? मुझे बताइए जरा, अगर 5,40,000 इनकम है तो कितना टैक्स लगेगा? कैसे भाई? 5,40 इनकम है, किस स्लैब में फॉल करेगा? फर्स्ट में। इनकम कितनी है? 5,40। टैक्स कितना बनेगा? 0। 7,20,000 होगा तो कितना टैक्स बनेगा? सर जी 6 लाख से ऊपर का 2.5% है, तो करना पता क्या है? 7,20,000 माइनस 6 लाख कर लो, इसका 2.5%। जी आप लोगों को एक बात बताता चलूं, कैलकुलेटर पे हमेशा जो टैक्सेबल इनकम है 720 वो लिखो, उसमें से माइनस करो 6 लाख, फिर इक्वल दबा के 2.5% करो, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। या आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो तो आप टैक्सेबल इनकम टाइप करोगे कैलकुलेटर पे, उसमें से वो स्लैब वो माइनस करोगे, बकाया जो अमाउंट आएगी उस पर परसेंटेज लगाओगे और उसके बाद उसमें प्लस कर लोगे कुछ। सर समझ आ रही है? इस तरह से करना है सर। 22,11,288। जी 22,11,288। 22,11,288 में से लेस करेंगे 12 लाख। लेस करेंगे 12 लाख। अब जितना आएगा उस पर कितना लगा देंगे? 12.5%। और इसमें जमा क्या कर देंगे? 15,000। जी बताइएगा। 1414। अच्छा जी 141411। 1,41,411 है। सही है सर? यार मुश्किल तो नहीं आ रहा? लो सर आ जाओ दूसरे टेबल की तरफ। ये नॉन सैलरीड है। अगर कोई बंदा, अब सब कुछ वही है, अब मैंने आपकी कॉपियों पे चेक करना है।
मैं आपको 3 अमाउंट देता हूं, 36,11,250। सर ये नॉन सैलड है। एक 16,80,000 है, एक 36,11,250 है और एक 51,23,456 है। 3 अमाउंट हैं, जल्दी से कैलकुलेट करें, मैंने ये आपकी कॉपी पे देखने हैं। जी भाई पॉज कर दीजिए। 1250 की लायबिलिटी क्या आई है? 36,11,250 इधर ही आ रहा था। लायबिलिटी निकालें तो क्या बन रही थी? सॉरी 36,11,250 जी 4,65,000 तो 30 लाख पे था। इससे ऊपर कितना था? 36,11,250 माइनस 30 लाख का कितने परसेंट आ गया? 30%। जी भाई 6,38,000 648। और मुश्किल तो नहीं लग रहा? आ जाओ आगे आ जाओ। 1680,000 स्लैब नंबर 4 ये 648,375 जी 16,80,000 सर 75,000 तो आ गया 12 लाख का। 1680 माइनस 12 लाख इसका 20% जी 1,71,000। लो सर फिर आ गया 5 1 2 3 4 5 6। ये तो आखिरी स्लैब होगा, इस पर लिखेंगे 7,65,000 तो 4 मिलियन आ रहा है। 5 1 2 3 4 5 6 माइनस 4 मिलियन का यानी 1 1 2 3 4 5 6 का 35% लेना था और प्लस करना था 7,65,000 जी 11,58,210 भाई ये बन रहा है। और मुश्किल तो नहीं लगा यार। तो मैं ये अपनी क्लास की आखिरी बात आपको बताने लगा। सर जी ये देखो आपका स्टेप नंबर 1 था टैक्सेबल इनकम आइडेंटिफाई करना। स्टेप नंबर 2 था ये देखना कि इंडिविजुअल है तो सैलड है या नॉन सैलड है। सैलड का स्लैब देखा, रेट अप्लाई किया 75% से ज्यादा अगर इनकम अंडर द हेड सैलरी है तो फिर जनाब आपने सैलड वाला रेट लगाना है और अगर 75% से कम है तो नॉन सैलड वाला रेट लगाना है। दोनों टेबल गिवन होंगे पेपर में, याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ एओपी का क्या होगा? सर एओपी का नॉन सैलड वाला रेट होगा, बस इतनी सी बात है। अब जो नॉन सैलड किया है वो ही एओपी का भी करना। सर कंपनी का क्या होगा? 29%। जो इनकम भी हो 29%, बहस खत्म। 1 लाख हो तो भी 29%, 1 करोड़ हो तो भी 29%, 1,000 करोड़ हो तो भी 29%। लो सर ये डिस्कशन थी। मैं आपको टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी पढ़ा चुका। बस एक बात ध्यान में रखना सर, जब आप टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद सबसे आखिरी आइटम आ जाती है जिसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट।
जब टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी आपने पढ़ ली तो उसके बाद अगली क्या बात आ जाती है, टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट वो है जो टैक्स लायबिलिटी को कम करता है और फिर टैक्स पेबल आ जाता है, यानी ये वो अमाउंट होती है जो आपको अदा करनी है। टैक्स क्रेडिट क्या, क्यों, कब, किस तरह, चैप्टर 11 में पढ़ाऊंगा। मैंने आपको यूनिट नंबर 6 करवा दिया। आज मैंने आपको बेसिकली चैप्टर 4 का यूनिट 1 तो कुछ है ही नहीं, यूनिट 2 करवाया है, यूनिट 3 करवाया है और यूनिट 6 करवाया है। इंशाल्लाह अब हमारी क्लास मंडे वाले दिन होगी जिस दिन मैं आपको डेफिनेशंस करवा रहा हूँ। उससे अगली क्लास होगी इंशाल्लाह, फिर मैं आपको एफटीआर से रिलेटेड चीज़ें कराऊंगा, रिजीम से रिलेटेड, और उससे अगली क्लास में मैं फिर आपको कंक्लूड कर दूंगा चैप्टर को। उसमें रेजिडेंट पर्सन की एक डिस्कशन है वो करवाऊंगा और फाइनल में कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स हैं। तो 4 दिनों में हम बहुत आराम से डिटेल से एरिया करेंगे। मैं बार बार ये बात कहता रहूँ आप लोगों को और कहता रहूँगा, भाई इस सेक्शन में कुछ कम नहीं कराऊंगा, कुछ हल्का भी नहीं कराऊंगा, हमारे पास बहुत टाइम है। आपको मैं एक बात और बताऊं, 1 घंटे की एक क्लास हो यानी 1-1 घंटे वाली 3 क्लासेस हो और 2 घंटे वाली एक क्लास हो, वो एक बराबर होती है, क्योंकि दरमियान में इन आउट का टाइम भी सेव होता है और जब बच्चा सामने बैठा होता है तो उसको उससे आगे लेके चलना आसान होता है, जबकि अगले दिन वो हमें दोबारा सारा पढ़ाना पड़ा होता है, रेपिटेशन भी काफ़ी हो रही होती है। ठीक है सर, तो वी हैव एनफ टाइम। सिर्फ डेडिकेशन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। आप इस बैच में आए, आप इस बैच में मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आपको फील होगा कि ये जो डिसीजन है अगर आप कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह इसकी वजह से आपका पेपर पास हो जाएगा। सर आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।